So, in the last class, we have discussed the Vedic period, some features of Vedic period. Okay. क्या क्या याद है वैदिक पीरियड के बारे में? Vedic period belong to Vedas. Okay. And the term Veda is derived from Ved. That means Ved means to get knowledge. To get knowledge or to learn. Clear? Okay. The Vedic period is divided into two parts. And these parts are early Vedic and later Vedic. Early Vedic period begins from the early Vedic period is also known as Rig Vedic period, also known as Rig Vedic period, because in the early Vedic period, Rig Veda, the earliest literature of Sanskrit language, was composed. Clear? That's why we consider the early phase of Vedic period as Rig Vedic period. Later Vedic period, बताओ कौन कौन से वेद हैं? सामवेद, यजुर्वेद and अथर्ववेद. Okay. Now the question is, who composed the Vedas? Aryans. कहाँ से आए थे? वेस्ट एशिया से. ओके. कहाँ आकर सेटल हुए? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया. ओके. एंड दैट रीजन was named as Sapt Sandhav Pradesh. That means the region of 7 rivers. Okay. And these 7 rivers are? चलो सबसे पहली रिवर प्रियंका बताएगी. सिंध. गुड. सेकंड? हाँ, एक ही याद थी. इंडस याद था, वो प्रियंका ने बता दिया बस. अच्छा चलो वो खैर अलग मैटर है. हाँ, तो और कोई नाम याद नहीं. आप बताओ. शतुद्री. वेरी गुड. परुष्णी. परुष्णी. हाँ, परशुनी नहीं, परुष्णी. परुष्णी. राइट. नेक्स्ट. वो बता चुके थे वैसे. सतलज, शतुद्री. ठीक है. झेलम. हाँ, वितस्ता. अच्छा. विपासा. चिनाब, अस्किनी. ओके. यहां से आपका क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही आएगा, मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आएगा. राइट. ओके. एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो वैदिक पीपल हैं उनके बारे में. ठीक है. कहाँ से आए, एरिया, उस रीजन को क्या कहते हैं. तो दैट रीजन नेम्ड एज सप्त संधव. राइट. देन उनकी जो लाइवलीहुड थी, ठीक है, जो सर्वाइवल पैटर्न था, सबसिस्टेंस पैटर्न. टर्म्स देखो, लाइफस्टाइल, सर्वाइवल और subsistence pattern. Subsistence pattern was based on domestication of animals, especially the cow, right, and agriculture. Okay. अब एक बात बताओ, IVC, the economic activity
of IVC people was mainly trade, right? और supplementary साथ में क्या था? Agriculture. But now in the Vedic period, the major economic activity was agriculture and domestication of animals. Trade का यहाँ पे इतना नहीं है कोई रेलेवेंस, ठीक है, इतने एविडेंसेस नहीं है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? अब बताओ दोनों की इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है? एनालिसिस बहुत आप कर चुके हो आईवीसी में, सो जो आईवीसी की जो इकोनॉमी थी, ठीक है, और वैदिक पीरियड की इकोनॉमी है, दोनों को अगर एक एक टर्म में डिफाइन किया जाए तो क्या बोलोगे? ओके, और सोचो एक टर्म। आईवीसी कल्चर वाज ओके, और सोचो इफ द इकोनॉमी ऑफ अ टाइम पीरियड is based on trade, then the economy or the whole community or culture is known as trade. क्या प्रमोट करता है? ट्रेड से क्या होगा, क्या डेवलप होगा? ट्रेड से क्या डेवलप होंगे? सिटीज। सिटीज में कौन सा कल्चर होता है? अर्बन कल्चर, राइट? सो आईवीसी was urban culture and Vedic period was rural culture. क्लियर? ऐसे ही टर्म्स आएंगे एग्जाम में, ठीक है? चलो, ये समझ आ गया? चलो, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे थोड़े से फैक्ट्स जो बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़े से कॉन्सेप्ट। कल की क्लास अच्छे से समझ आ गई थी? कोई डाउट है? नहीं? चलो, तो टुडे, हाँ, किस, कौन सा? हाँ, सी, कुछ जो रेफरेंसेस हैं वो सेवेंथ रिवर में पाकिस्तान से फ्लो होने वाली एक रिवर को कंसीडर करते हैं, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, कुभा रिवर, राइट? और ऋग्वेद में सरस्वती का नाम कई जगह मेंशन है। तो अगर हम रिवर्स काउंट करें तो ये 6 रिवर तो पहले ही थी। तो सेवेंथ रिवर कुछ जो हिस्टोरियंस है वो सरस्वती को कंसीडर करते हैं, कुछ कहते हैं नहीं कुभा होगी जो पाकिस्तान है, राइट? कल भी मैंने शायद ही बताया होगा आपको, है ना? चलो, ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे ना उसको ध्यान से समझना है, ठीक है? चलो, सो द टॉपिक इज वैदिक लिटरेचर। और क्वेश्चन यहीं से ज्यादा बनते हैं, क्वेश्चन यहीं से ज्यादा बनेंगे, ठीक है? वैदिक लिटरेचर। सो द वैदिक लिटरेचर includes, कितनी कैटेगरीज है? 4 categories are there. So first one is Vedas, then Brahman literature, then Aranyakas, then Upanishad, ये 4 कैटेगरी है, ठीक है? अब वन बाय वन इनको समझते हैं। वेदास, वेद, इट मीन्स नॉलेज, राइट? अब इसमें क्या मेंशन है? वेदों में क्या मेंशन है? हिम्स और मंत्रास, राइट? And these Vedic hymns or mantras are composed in 4 Vedas, right? Rigved, Samved, Yajurved, and Atharvaved. ये 4 वेद, ठीक है? इस कैटेगरी में, इन द कैटेगरी ऑफ वेदास देयर आर 4 वेदास, राइट?
सो ऋग्वेद, ऋग रीति, ट्रेडिशन, राइट, रीति, मोरालिटी, ट्रेडिशन, right? In this Ved, in the Rig Veda, right, the Aryans composed the mantras for various gods, right? So ऋग्वेद में क्या है, बहुत सारे मंत्र हैं, ठीक है, और किसको डेडिकेटेड है वो, अलग अलग गॉड को। गॉड कौन है, नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस, राइट, ओके। सो यहां पे अभी इतना सिर्फ जानना जरूरी है कि ऋग्वेद में क्या है, मंत्र हैं, वैदिक हाइम्स हैं। सामवेद, दैट टर्म साम, म्यूजिक। सो डिफरेंस क्या है ऋग्वेद में और सामवेद में? इट्स नॉट लाइक कि ऋग्वेद में अलग मंत्र हैं, सामवेद में बिल्कुल अलग मंत्र हैं, नहीं। ऋग्वेद के ही जो मंत्र थे, जो वैदिक हाइम्स थी, उनको म्यूजिकल टोन में कंपोज कर दिया, तो उसको क्या कहा हमने, सामवेद, राइट। अब इसको थोड़ा सा लाइटली समझने के लिए, सपोज क्या बिलीव था उनका, whenever we will in need, हम क्या करेंगे, we will invoke the god by chanting mantras and God will have to come to the earth, right? और हमारी जो भी विशेष होंगी वो फुलफिल करनी पड़ेगी। That was the belief system of Aryans, right? अब एक बात सोचो, अभी जो मंत्र थे ऋग्वेद तक, ठीक है, ये लाइटली समझने के लिए है सिर्फ, ठीक है। अब उन मंत्रों को, वो जो मंत्र थे, जो भी वो चैंटिंग कर रहे थे, ठीक है, एकदम सीरियसनेस के साथ, ठीक है, अब क्या हो रहा था, अब गॉड को बुला रहे हैं बार 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 बार। अब उन्होंने कहा कि देखो ऐसे आ तो जाते हैं वो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मूड उनको थोड़ा ऐसा ही रहता है, ठीक है, क्यों ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि वो आए बड़े खुश होके, है ना। तो जब एक आएगा, प्रकट हो गए, हाँ बोलो बोलो क्या चाहिए, ठीक है, और उनको कुछ इस तरीके से बुलाया जाए, दैट मीन्स जो वर्शिप के जो तरीके थे उन्हीं को इम्प्रोवाइज किया उन्होंने, और इम्प्रोवाइज किया तो कैसे किया, उन्हीं मंत्रों को म्यूजिकल टोन में कंपोज कर दिया। तो अब क्या हुआ, एक अच्छी टोन में, ठीक है, बढ़िया से सुर वगैरह लगा के, ठीक है, और वही मंत्र दोबारा से बोले जाने लगे। अब जब किसी भी मंत्र को किसी एक सही लय में बोला जाता है, एक सही म्यूजिकल टोन में बोला जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक तो जो इन्वोकर है, ठीक है, जो चैंटिंग कर रहा है, ठीक है, उसी का जो कनेक्शन होता है ना, वो कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होता है। आप खुद करके देखो, और भी कुछ नहीं तो स्कूल टाइम से ही हम गायत्री मंत्र तो सबने पढ़ा होगा, ठीक है, एक तो गायत्री मंत्र को सीधे सीधे बोलो, ठीक है, और उसी को म्यूजिकल टोन में बोलो, तो क्या होता है, मन लगता है। म्यूजिक क्या करता है, म्यूजिक हार्ट और ब्रेन को, माइंड को कनेक्ट करता है, और ज्यादा कनेक्शन सेट करता है, और ज्यादा कंसंट्रेशन बनाता है, और ज्यादा मन लगता है किसी भी काम में, है ना। एक तो किसी भी बात को सीधे सीधे बोले, और एक थोड़ा उसको म्यूजिकल टोन में बोले, ठीक है। सो सामवेद कुछ ज्यादा अलग नहीं है, उसमें क्या है, ऋग्वेद के जो मंत्र थे उन्हीं का म्यूजिकल कंपोजिशन है सामवेद में। क्लियर? सी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आप ये जो वैदिक लिटरेचर है ना, इसका डेवलपमेंट देखोगे, इसका प्रोग्रेस देखोगे। जैसे जैसे उनको जरूरत लगी, वैसे वैसे उन्होंने उनमें और ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन किया।
क्लियर? ओके, नाउ यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद कंसिस्ट the rules and regulations of yajna performances and chanting of mantras. इसमें क्या है यजुर्वेद में? मेनली रूल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज। एंड सी व्हाट इज द बेनिफिट और सिग्निफिकेंस ऑफ यजुर्वेदा ऑफ दैट टाइम पीरियड। कहीं पे भी आपने कोई यज्ञ परफॉर्मेंस देखा है जो यज्ञ वेदिका बनाई जाती है? वो देखी है? नॉलेज के लिए देखना उसको, ठीक है? ठीक है, बहुत ही मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग, एंगल्स के अकॉर्डिंग, जियोमेट्रिकल फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग जो यज्ञ वेदिका होती है उसको बनाया जाता है, ठीक है? इसके साथ साथ किस डायरेक्शन में जो ब्राह्मण होंगे, जो पुरोहित प्रीस्ट होंगे वो बैठेंगे, किस डायरेक्शन को फेस करके यजमान बैठेंगे, ये पूरे क्या हैं? ये फॉर्मूलाज हैं, ये रूल्स हैं, राइट? सो वो सारे कहां पे हैं? यजुर्वेद में। मतलब पहले ऋग्वेद में क्या किया उन्होंने? दे कंपोज्ड मंत्रास एंड दे स्टार्टेड इन्वोकिंग द गॉड, राइट? फिर और इंप्रोवाइज किया उसको, फिर क्या किया? वही मंत्रों को उन्होंने म्यूजिकल टोन में सेट कर दिया, कंपोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या लिया कि ओके हम यज्ञ परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है, मंत्र चैंटिंग करते हैं, ठीक है, हो सकता है कभी बुलाया हो इंद्र को, ठीक है, डायरेक्शन वायरेक्शन का इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया हो, ठीक है, आके बोला हो कि काम करो, वो हमारे एनिमी है, उनके किले विले तोड़ दो, ठीक है, उनकी जो भी पास्चर लैंड्स हैं, काउज हैं, वो हमें चाहिए। लड़ रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट था दो ट्राइब्स के बीच में, ठीक है, अब डायरेक्शन वायरेक्शन का ज्यादा ध्यान दिया नहीं, तो इंद्र ने गुस्से में आकर क्या किया? उन्हीं का ही तोड़ दिया सारा, क्योंकि उन्होंने तो नेचुरल फोर्सेस को इन्वॉक किया ना, ठीक है? ये तरीका है समझाने का, ऐसा मैं देख के नहीं आई हूं कि सच में किया था, ठीक है, तरीका है, ठीक है? दैट मीन्स व्हाट? इन दिस फेज यजुर्वेदा, in the time period of Yajurveda, they focused on a proper formula, rules and regulations to perform yajna practices for the chanting of mantras, right? अब उन्होंने क्या किया? फॉर्मूलाज बनाए। और फॉर्मूला किस पे बेस्ड थे वो? हाँ, मैथमेटिक्स पे बेस्ड थे फॉर्मूलाज, है ना? एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड थे, राइट? इसका मतलब क्या? इंडिया में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, राइट, इनकी नॉलेज कब से है? टिल वैदिक, फ्रॉम वैदिक पीरियड। क्लियर? इन अथर्ववेदा, the Atharvaveda consist various or discuss about various social problems which were faced by the families or an individual, any disease, evil practices, right? Evil practices like we can say superstitious belief, superstition होता है ना, ठीक है? तो अथर्ववेद में क्या है? इसमें रेमेडीज हैं। अथर्ववेद में मंत्र हैं, और वो मंत्र कैसे हैं? किसके लिए हैं? फॉर रेमेडीज। रेमेडीज किससे? रेमेडीज किस चीज के लिए? टू गेट रिड ऑफ डिजीजेस, टू गेट रिड ऑफ इविल्स। अथर्ववेद से मैजिक पर बिलीव किया गया, कहीं ना कहीं जो सुपरस्टिशन है, जादू टोना, राइट,
इन सब इनका कहाँ जो रेफरेंस मिलता है, कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद में। उनको रेमेडीज के रूप में मतलब के फॉर्म में उनको यूज किया गया अथर्ववेद में। ठीक है। सो अगर हम देखें, सो अथर्ववेद जो है, ठीक है, ये हमें उस टाइम के किस बिलीफ सिस्टम के बारे में बताता है? कि उन्होंने सिर्फ नेचुरल फोर्सेस को गॉड ही नहीं माना, बल्कि उन्होंने नेचर में जो स्पिरिट, पॉजिटिव स्पिरिट, एविल स्पिरिट्स, डिजीजेस, एविल्स, सुपरस्टिशन, इनको भी माना। और इनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने रास्ते भी निकाले, जिनको हम क्या बोलते हैं? टोने टोट के बोलते हैं ना, वो यहां पे है मेंशन अथर्ववेद में। मतलब वैदिक पीरियड की अगर सोसाइटी की बात की जाए, तो सोसाइटी कौन से वेद से आपको देखने को मिलेगी? आई एम टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, दैट मीन्स अथर्ववेद। क्लियर? सो ये हो गए 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। डिटेल में मैं नोट्स लिखवाऊंगी, अभी सिर्फ समझा रही हूँ। ठीक है, चलो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल they composed, Aryans composed 4 Vedas, right? और ये 4 Vedas कौन सी लैंग्वेज में थे? संस्कृत लैंग्वेज में इनका कंपोजिशन किया। ठीक है। और इनका जो कंपोजिशन था, जो वैदिक मंत्रास थे, they were very tough। ठीक है, मतलब उनको जो उनकी जो चैंटिंग है, ठीक है, उसके लिए भी स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती थी, एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती थी। ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के वो मंत्र पढ़ ले, उसके लिए स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स, स्किल्ड पर्सन वर रिक्वायर्ड। अब कोई ऐसी चीजें हैं, नॉलेज वाली चीजें हैं, ठीक है, और जो कंट्रोल है, जो एक्सेस है, दैट इज इफ द एक्सेस इज लिमिटेड, तो जो अदर सेक्शंस हैं सोसाइटी के या बाकी जो लोग हैं, ठीक है, जो इतने हाईली स्किल्ड नहीं हैं, अब वो क्या करेंगे? दे विल ऑल्सो डिमांड, राइट? सो जैसे आपके पास बोर्ड, जैसे आपके जो बोर्ड एग्जाम है या कॉलेज के एग्जाम है, एक होती है रेफरेंस बुक्स, एक होती है गाइड बुक। गाइड बुक क्या होती है? इजी, इजी बुक ना, है ना? और कंटेंट उसका कहां से होता है? रेफरेंस बुक से होता है, मेन सिलेबस से ही होता है। लेकिन वो बुक कैसी होती है? इजी। सो फॉर गेटिंग और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, for better understanding of 4 Vedas, Brahman literature were composed. Brahman literatures or Brahman text were composed. So Brahman literature का या Brahman text का composition क्यों हुआ? What was the purpose? हाँ, बता। बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट, ताकि ये जो है इनको और इजीली समझा जा सके। ठीक है, सो ये क्या है? इन्हीं 4 वेदों की गाइड बुक है एक तरीके से। हाँ, शॉर्टकट कह सकते हैं। गेटिंग दिस? अब क्योंकि ये इन्हीं से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मैथ की कोई बुक है तो उसकी गाइड बुक भी किससे रिलेटेड होगी? मैथ से रिलेटेड होगी। साइंस की गाइड बुक है तो साइंस से रिलेटेड होगी। सो देयर आर ब्राह्मण लिटरेचर्स, राइट, एंड वी विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, राइट, related with these Vedas. So Rig Veda, for Rig Veda there are 2 Brahman literature. For Rig Veda there are 2 Brahman literature. कौन कौन से हैं निकिता? कौशिकी एंड अत्रेय। अत्रेय।
कौशिकी एंड ऐत्रेय। अभी याद करना है, घर पे नहीं होंगे, राइट? कौशिकी एंड ऐत्रेय, क्लियर? ओके। फॉर ऋग्वेद, फॉर सामवेद, वेरी गुड। फॉर यजुर्वेद, तैत्रेय। एंड फॉर अथर्ववेद, गोपद। वेरी गुड। ऐसे ही देखो, याद करने हैं आप सभी को। अनिकेतन ने याद कर लिया, आपको भी याद करने हैं। ओके, सो फॉर सामवेद, बताओ, अभी बताया था? अच्छा, यहाँ तक फिर से बता दो। सामवेद, वेरी गुड। जय माता दी नहीं, जैमिनीय। हाँ, फॉर सामवेद इट्स जैमिनीय, राइट? फॉर यजुर्वेद देर आर 2। कौन कौन से? शतपथ एंड तैत्तिरीय। राइट? एंड फॉर अथर्ववेद, गोपद। है तो बहुत, लेकिन यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही याद करना है। अभी 2 मिनट में याद हो जाएंगे। ओके, सी दैट मीन्स व्हाट? अगर किसी को ऋग्वेद पढ़ने में डिफिकल्टी है, सो क्या करे वो? ऋग्वेद से रिलेटेड ब्राह्मण लिटरेचर पढ़ ले। कौन कौन से लिटरेचर पढ़ ले? ऋग्वेद वाले कौन कौन से हैं? ऐत्रेय एंड कौशिकी। ऐत्रेय एंड कौशिकी, राइट? फॉर सामवेद इट्स जैमिनीय, सामवेद जैमिनीय। फॉर यजुर्वेद देर आर 2 इंपॉर्टेंट ब्राह्मण लिटरेचर्स। कौन कौन से? शतपथ एंड तैत्तिरीय। सी, ऐत्रेय किसका है? ब्राह्मण, ऋग्वेद का। तैत्तिरीय किसका है? डोंट बी कंफ्यूज इन दिस। ऐत्रेय एंड तैत्तिरीय, सो ऐत्रेय बिलोंग टू ऋग्वेद एंड तैत्तिरीय बिलोंग टू यजुर्वेद, राइट? तैत्तिरीय एंड शतपथ, and then for Atharvaveda it's Gopad. For Atharvaveda is Gopad, right? चलो एक बार रिवाइज करो इसे फटाफट, अभी जल्दी। चलो, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएंगे अभी, ठीक है? टेल मी द नेम्स ऑफ ब्राह्मण लिटरेचर रिलेटेड विद ऋग्वेद। नोट्स में मत देखो, ट्राई टू रिकॉल। फॉर ऋग्वेद, कौशिकी, ऐत्रेय। वेरी गुड। कौशिकी एंड ऐत्रेय। फॉर सामवेद, जैमिनी। जैमिनीय, वेरी गुड। फॉर यजुर्वेद, शतपथ एंड तैत्तिरीय। वेरी गुड। शतपथ एंड तैत्तिरीय। एंड फॉर अथर्ववेद, गोपथ। गोपद। चलो, उनको याद हो गए, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 आपसे पूछूंगी, ठीक है? नोट्स में नहीं देखोगे, वेरी गुड। हाँ, ऋग्वेद 2 ही हैं, कौशिकी एंड ऐत्रेय। ओके, अथर्ववेद प्रियंका?
सीक्वेंस में रट लिए, ना ना ना। अथर्ववेद, गोपथ, वेरी गुड। सामवेद, हाँ सीक्वेंस में याद करो, है ना। और फिर अगर मेंस में अगर ये गड़बड़ करी तो क्या होगा, एक लाइन भूल गए पूरा आंसर गया। ऐसे नहीं करना। हाँ जैमिनी है, श्योर? नहीं, वेरी गुड। मतलब थोड़ा सा डाउट क्रिएट किया, आंसर गलत, है ना। कॉन्फिडेंस रखो, पहले सही बोला था। सामवेद जैमिनी है, यजुर्वेद शतपथ एंड तैत्तिरीय, ऋग्वेद और यजुर्वेद इनके दो दो ब्राह्मण लिटरेचर याद करने हैं, राइट। सामवेद और अथर्ववेद के लिए एक एक, ठीक है। सो सामवेद का जैमिनी है, अथर्ववेद गोपथ, यजुर्वेद शतपथ एंड तैत्तिरीय, एंड फॉर ऋग्वेद कौशिकी एंड ऐत्रेय। क्लियर? ओके चलो, अब मैं ब्राह्मण लिटरेचर का नाम बोलूंगी एंड यू विल हैव टू टेल मी द नेम ऑफ वेदा, राइट। कौशिकी, जैमिनी है, ओके। ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सब बोलो, ठीक है, कोई फर्क नहीं, ठीक है। अच्छा बताओ, ऐत्रेय, यजुर्वेद, ऋग्वेद, गड़बड़ कर दी। ऐत्रेय रिलेटेड विद ऋग्वेदा, ओके। एंड तैत्तिरीय, यजुर्वेद, यजुर्वेद, नाउ राइट। शतपथ, ऋग, गोपथ, अथर्ववेद। हो गए याद? वेरी अथर्ववेद, वेरी गुड, ठीक है, हो गए ना याद। बस इजी तो था, मैंने बोला था इजी है। चलो ठीक है, तो ये हुआ, दैट वाज अबाउट द ब्राह्मण लिटरेचर, राइट। सो वी हैव डिस्कस्ड वेदास एंड ब्राह्मण लिटरेचर, ओके। नाउ व्हाट अबाउट आरण्यकास? आरण्यक, see, if we see the term Aranyak, what does it mean? Aranyak means Aranyak. The term Aranyak means forest. Aranyak means forest, jungle, right. That means the literature or literary text which were composed in the forest region, they are known as Aranyak literature. अब एक बात बताओ, जंगल में जाकर लिखने की क्या जरूरत थी? क्या डिफरेंस है? थिंक अबाउट इट। ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी इलॉजिकल, कुछ भी नहीं है। दे वर स्कॉलर्स, ठीक है। अगर अभी हमें बोला जाए कि आप 4-5 लाइनें लिख दो किसी भी टॉपिक के ऊपर, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। लेकिन उन्होंने क्या लिटरेचर लिखा है। तो फॉरेस्ट में जाकर लिटरेचर लिखने की क्या जरूरत थी? आपने देखा होगा बहुत सारे सीरियल्स, राइट, एपिक स्टोरीज। तो जितने भी ऋषिज होते थे, सेजेस होते थे, ठीक है, मेडिटेशन के लिए, यस, सो फॉर मेडिटेशन दे ऑलवेज प्रेफर पीसफुल प्लेस, राइट। और उस टाइम पे तो वैसे भी एरिया बहुत ज्यादा कैसा था, फॉरेस्ट ज्यादा थे, इतनी बसावट थोड़ी ना थी, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, दे ऑल्सो प्रेफर्ड फॉरेस्ट रीजन, ताकि बाकी सब लोगों से दूर रहा जाए। वहां बैठ के मेडिटेशन किया, ठीक है। अब देखो, मैं चाहती हूं कि आप सिर्फ फैक्ट ना रटो, ठीक है, आप वो एनालिसिस अपने अंदर डेवलप करो, ठीक है। मेडिटेशन के थ्रू व्हेन दे वर हैविंग वेदास एंड ब्राह्मण लिटरेचर, देन व्हाट वाज द नीड ऑफ आरण्यकास? हाँ, और ज्यादा उसको इम्प्रोवाइज करना, और ज्यादा उसको डेवलप करना। सी, अभी तक जो ऋग्वेद में जो भी मंत्रास थे, जो भी हेम्स थी, उनका यूज किस लिए हो रहा था? फॉर मटीरियलिस्टिक गेन, राइट, ठीक है।
अब आरण्यक लिटरेचर तक पहुंचते पहुंचते उन्हीं वैदिक लिटरेचर को और ज्यादा इम्प्रोवाइज करना था फॉर बेटर कनेक्शन विद द डिवाइन सोल, विद द गॉड। और मेडिटेट जब हम करते हैं, व्हेन वी डू मेडिटेशन, तो सबसे पहले इंसान क्या करता है? इंट्रोडक्शन ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, नॉलेज अबाउट द इंडिविजुअल सोल। जब पहले खुद को जानेंगे तभी ना उसको जानेंगे। तो मेडिटेशन, राइट, और कंसंट्रेशन के साथ यहां से आरण्यक से एक और तरीके, एक नए अलग तरीके का लिटरेचर बना, ठीक है, जो क्या कंसीडर किया जाता है? इट कंसीडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब क्या हुआ? मटीरियलिस्टिक गेन्स से आगे बढ़ के क्या कर रहे हैं वो? उन्होंने एक नए कनेक्शन के लिए मेडिटेशन और कंसंट्रेशन को फोकस किया, राइट। तो उस लिटरेचर को हम क्या बोलते हैं? आरण्यक लिटरेचर, बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन वैदिक पीरियड। क्लियर? अच्छा, इसको समझाने के लिए एक तरीका देखो। पहले वैदिक ये वेदास बनाए, देन दे कंपोज्ड ब्राह्मण लिटरेचर, राइट। अब और ज्यादा इंप्रोवाइज्ड फॉर्म में है आरण्यकास। और आरण्यकास में क्या क्या मेंशन है? आरण्यकास में मेंशन है कि हम पूरे जो दिन है 24 आवर्स, राइट, इसके कितने पहर हैं, किस प्रहर में, किस टाइम पीरियड में अगर ध्यान लगाया जाए, मेडिटेशन किया जाए, कंसंट्रेशन किया जाए, तो वो जो गॉड है जिससे अभी तक वो कनेक्ट हो रहे थे, ठीक है, तो किस टाइम पे कनेक्ट किया जाए उनको, किस टाइम पे वो कनेक्शन बिल्ड किया जाए कि जो कनेक्शन हो वो कैसा हो? मोर क्लियर, फॉर बेटर रिजल्ट्स, राइट। किस डायरेक्शन में फेस करके चैंटिंग की जाए, प्रेयर की जाए, वर्शिप की जाए, ताकि जो गॉड है, जो डिवाइन सोल है, ठीक है, उसके साथ कनेक्शन कैसा हो? और स्ट्रांग हो। और जो रिजल्ट्स आए वो कैसे हैं? थोड़ा जल्दी आए, राइट। अब एक बात बताओ, टाइम के अकॉर्डिंग, पूरे दिन की बात कर रही हूं मैं, 24 आवर्स की बात कर रही हूं, इसके अकॉर्डिंग टाइम सेट करना, पूरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ा होगा ना उनको। तभी तो कहते हैं कि सुबह के 4 बजे का जो मुहूर्त होता है वो कौन सा मुहूर्त माना जाता है? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, 4 AM। और उसमें जब क्या बोलते हैं कि जब जो 4 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है? जो कॉस्मिक एनर्जी है, साइंस क्या कहता है कि कॉस्मिक एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग होती है। और स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है कि उस टाइम पे सारे गॉड क्या होते हैं? खुश होते हैं, एकदम पीसफुल। और उस टाइम पे जो बैठ के मेडिटेशन करेगा, योगा करेगा, कंसंट्रेशन करेगा, उसका कनेक्शन उसके साथ जल्दी होगा। तो आप, इफ यू वांट टू बी पावरफुल, इफ यू वांट टू बी एनीथिंग और एनीवन, कुछ भी अगर आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है, तो किस एनर्जी को सबसे पहले अट्रैक्ट करो? देता कौन है हमें चीजें? जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो अचीवमेंट्स होती हैं, वो सब मिलती कहाँ से? इसी यूनिवर्स से मिलती है। वी आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स एंड सी दिस इज द फैक्ट, दिस इज ट्रुथ। आप बिलीव करो या नहीं करो, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो सच बदल नहीं जाएगा। गेटिंग दिस? बट दिस इज रियल फैक्ट, ठीक है, कि हर टाइम की अपनी एक अलग एनर्जी होती है, राइट। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग एनर्जी का फ्लो होता है इस पूरे यूनिवर्स में। और जिस टाइम पे आप कोई भी काम करना शुरू करते हो, ठीक है, तो जो भी एनर्जी लेवल होगा आपके सराउंडिंग, उसी का इफेक्ट आप पे होगा। अब साइंस इस चीज को अलग तरीके से डिफाइन करती है, ठीक है।
स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग 10 बजे के बाद खाना मत खाओ, और रात में 11-12 बजे तो खाओ ही मत, क्योंकि वो क्या कहते हैं, ये टाइम किसका होता है, राक्षसों का होता है, हाँ, नेगेटिव एनर्जी का होता है। हम इसको थोड़ा सा मजाक में लेते हैं, है ना, लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, ये नेगेटिव एनर्जी का फ्लो होता है, क्योंकि यूनिवर्स ने जो जो नाम हमें पता है ना वो सब होते हैं। अगर हम कहते हैं कि गॉड है तो घोस्ट भी है। इफ वी बिलीव इन स्पिरिट तो पॉजिटिव स्पिरिट्स भी हैं और नेगेटिव स्पिरिट्स भी हैं। इफ वी बिलीव इन एनर्जी दैट मीन्स पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी इज ऑल्सो देयर। तो और वो सब क्या है, फ्लो हो रही है, हो सकता है यहीं आसपास ही हो कुछ 2-4, हाँ, हमेशा होती है, ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, यू विल गेट व्हाट विल यू अट्रैक्ट, जो अट्रैक्ट करोगे वही मिलेगा, राइट। सो साइंटिफिकली अलग तरीके से प्रूव होती है, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग रात में 11-12 बजे के आसपास खाना खाओगे और डाइजेशन को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एट द एंड आपकी हेल्थ खराब होनी है, ठीक है। हाँ, तो अट्रैक्ट करो उस एनर्जी, गेटिंग दिस। सो स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, स्पिरिचुअलिटी कहती है कि वी आर द पार्ट ऑफ दैट डिवाइन सोल, ठीक है, और हम सबके अंदर उस डिवाइन सोल का एक पार्ट है, हम सबके अंदर एनर्जी है, हम सबके अंदर पॉजिटिविटी है। तो जो हम अट्रैक्ट करेंगे, जो हम उससे मांगेंगे वो हमें वो देगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सही टाइम पे मांगे ना, खुद एफर्ट भी तो लगाएं। ये नहीं है सुबह से शाम तक माला आप करे जा रहे हो, मंत्र पढ़ते जा रहे हो, किताब नहीं पढ़ रहे हो। अब जो पढ़ोगे वही तो लिखोगे ना, फिर वहां पे लिख के आ जाना, समझ गए। सो आरण्यक लिटरेचर मीन्स बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यहां से वो स्टार्ट हुआ वो फेस, गेटिंग दिस, प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन, नॉलेज अबाउट डायरेक्शंस, नॉलेज अबाउट द एनर्जी, नॉलेज अबाउट द टाइम, कौन सा टाइम ज्यादा बेटर है, वो सारा कैसे आएगा, जब आप एक जगह पे साइड में एकांत में, राइट, एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे, तभी तो होगा ना। तो उन्होंने भी रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, और फिर जहां से जिस टाइम पे उन्हें बेस्ट रिजल्ट मिले उस टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा, जो टाइम पीरियड नेगेटिव एनर्जी का उस टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा। तो ये लिटरेचर कौन सा लिटरेचर हो गया, आरण्यक लिटरेचर, गॉट इट। तो आरण्यक लिटरेचर में क्या है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, कब किसको इन्वॉक करना है, किस टाइम पे बुलाना है, ठीक है, किस तरीके से, किस प्रोसीजर के थ्रू उनको बुलाना है, अपनी डिमांड्स रखनी है, अपनी रिक्वेस्ट करनी है, प्रेयर करनी है, सो दैट वी कैन गेट बेटर रिजल्ट्स, राइट। सो दीज आर मेंशन्ड इन आरण्यकास, राइट। नाउ उपनिषद, उपनिषद अगर इसका मीनिंग निकालें, सो द मीनिंग ऑफ दैट टर्म, अगर इसको ब्रेक करें, उपनिषद, राइट, और तो इसका मीनिंग क्या होता है, टू सिट नियर द फीट ऑफ गुरु और टीचर, ठीक है, मतलब गुरु के चरणों के पास बैठना, टू सिट नियर द फीट ऑफ गुरु और टीचर, उपनिषद, राइट। अच्छा, नाउ टेल मी, अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड विद एनी इशू, फैमिली मैटर, पर्सनल मैटर, ठीक है, तो उसमें जो भी आपको लगता है कि ही और शी विल प्रोवाइड यू द गुड सजेशन और आपको सपोर्ट मिलेगा, तो चुपचाप जाके बैठते हैं ना उनके पास, ऐसी ऐसी दिक्कत है बताओ क्या करें, करते हैं ना। इसी तरीके से
क्योंकि ये टॉपिक क्या चल रहा है, ये चल रहा है इट इज अबाउट कनेक्शन बिटवीन अर्थ और हेवन एंड ह्यूमन बीइंग एंड द गॉड, राइट? connection between human being and God, right? So after Aranyakas, Upanishads were written, Upanishads were composed, right? और उपनिषद्स में, उपनिषद के लिए हम ये क्यों कहते हैं कि टू सिट नियर द फीट ऑफ गुरु, गुरु के पास बैठ के ज्ञान लिया जाता है ना, नॉलेज। जब हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके जवाब हमें कहीं से नहीं मिलते, तो गुरु के पास जाते हैं और वो क्या करते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उनके आंसर हमें प्रोवाइड करते हैं, एक सेटिस्फैक्टरी आंसर, राइट? तो यहां तक आते हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे कि उनको उपनिषद की जरूरत पड़ी? ऑब्वियसली, ठीक है, जो प्रैक्टिस करते होंगे तो हो सकता है कुछ चीजें गलत होती होंगी, ठीक है, कुछ अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट होते होंगे, और हो सकता है कुछ जो डिसाइपल हों उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि एक बात बताओ, हम वी हैव कंपोज्ड वेदास, राइट, and it is our belief that we can invoke any god by chanting mantras, right? or God will have to come to us, ठीक है? तो गुरुजी एक बात बताओ कि गॉड हमारे बुलाने पे आते क्यों हैं? Suppose you are in Delhi, far away from your family, right? आपको जब भी प्रॉब्लम होगी दिल्ली में, कोई भी बड़ा इशू होगा, सबसे पहले किसको कॉल करोगे? हाँ, पेरेंट्स, मम्मी डैडी को कॉल करोगे, राइट? अच्छा, आप उन्हीं को कॉल क्यों करोगे भाई? पड़ोसी क्यों नहीं बुला रहे? अच्छा, दिल्ली में जहां पे आप रहते हो वहां पे तो पड़ोस में इतनी सारी पॉपुलेशन रहती है, व्हाई डोंट यू कॉल देम? हाँ, नहीं, लॉजिकल बात कर, हाँ, connection, because it is your belief, you have a connection with them, right? तो हमें क्या लगता है कि वो हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है। गेटिंग दिस? आप कोई शैतानी करोगे, बाहर कंप्लेंट किसके पास जाएगी? टू योर पेरेंट्स। आपको प्रॉब्लम होगी, कौन आएगा हेल्प करने के लिए? योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स विल कम, राइट? बाहर वाले तो नहीं आते। तो किसी ने पूछा, गुरुजी एक बात बताइए, हमने मंत्र बना लिए, हम उनको आवाज देते हैं, वो आ जाते हैं, अब गलती पे तो मम्मी पापा पिटाई करते हैं ना, तो कभी कभी मंत्र गलत हो जाते हैं, वो भी पीट जाते हैं, ठीक है, बट एक कनेक्शन समझ नहीं आया, क्यों आते हैं? That means during that time period a question raised about the connection between the human soul and the divine soul, कि कोई तो कनेक्शन होना चाहिए। क्यों आते हैं? वो यूं क्यों नहीं कहते हमने क्या भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है तुमसे, क्यों आए हम तुम्हारी हेल्प करने? लेकिन आते हैं वो हेल्प करने, तो कोई तो कनेक्शन होगा, राइट? तब ये जो गुरु हैं, इन्होंने एक कनेक्शन बताया स्पिरिचुअलिटी, एंड फ्रॉम देयर फिलॉसफी इमर्ज्ड। फिलॉसफी, दर्शन, क्या इमर्ज हुआ यहां से? फिलॉसफी। और फिलॉसफी में क्या है? फिलॉसफी टॉक्स अबाउट द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन सोल एंड द डिवाइन सोल। और उन्होंने कहा अच्छा, तो मतलब कनेक्शन है इसलिए आते हैं, उन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है हमारी। उन्होंने जिम्मेदारी क्यों ली हमारी? तो उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने भेजा है। अब अगर आपको
आप सपोज आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप सेटल हो जाओगे, ठीक है, वो डिपार्टमेंट आपको कहीं पर भी भेज देगा, ठीक है, आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? टू दैट डिपार्टमेंट, और आपको भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वही डिपार्टमेंट सॉल्व करेगा उसे। तो उन्होंने कहा कि हमें हेल्प करने के लिए वो इसलिए आते हैं बिकॉज यहाँ पे हमें किसने भेजा है? गॉड ने भेजा है। तो उन्होंने कहा अच्छा क्यों भेजा है फिर, क्यों भेजा है? और हम हैं कौन? हु वी आर? ह्यूमन बीइंग है कौन? देन द फिलॉसफी इमर्ज्ड उपनिषद। उपनिषद मीन्स Vedic philosophy, right? And what the Vedic philosophy says? Vedic philosophy says this is the divine soul, the supreme soul, that is God, right? And we human being are the part of that soul. We are the part of that soul. So हम इससे अलग नहीं हैं, हम क्या है? इन्हीं का पार्ट हैं. As children are the parts of their parents, similarly human being is the part of that divine soul. उन्होंने कहा अच्छा तो इनकी क्रिएशन है हम? उन्होंने कहा यस, वी आर द क्रिएशन. उन्होंने कहा ठीक है, ये तो पता चल गया हु वी आर. So we are the part of the divine soul. That is the answer, right? They are also the creation of that God, right? फिर उन्होंने बोला ओके, अगर ये पूरा यूनिवर्स, पूरा नेचर अगर उसी के क्रिएशन है, एंड वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डिवाइन सोल, राइट? सो व्हाई वी आर हियर? भेजा क्यों? एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमंस लाइफ? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? भेजा है तो कोई पर्पस होगा, कोई काम होगा, कोई मिशन होगा, तभी तो डिप्लॉय किया. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? देन द वैदिक फिलॉसफी सेज our responsibility is to perform the duties what we are. जो हमें बना के भेजा है, ठीक है, वही काम हमें करना है. उन्होंने हमें क्या बना के भेजा है? ह्यूमन बीइंग. तो हमें यहां पे परफॉर्म क्या करना है? ह्यूमैनिटी. राइट? If we are created as a human being, that means the objective of human's life is to perform humanity. And it is our test. Test है, परीक्षा है, एग्जाम है in this world, in this materialistic world. उन्होंने कहा कि इसमें क्या मतलब नया है? We are human beings, तो humanity तो होगी ना. तो उन्होंने कहा अच्छा, गॉड ने जब ह्यूमन बीइंग बनाया, उसके अंदर हर्ट भी बनाया, ब्रेन भी बनाया, राइट? और बहुत सारे इमोशंस भी बनाए, राइट? और इमोशंस बना के भेज कहां दिया? इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जहां पे स्पिरिचुअलिटी को आपको ढूंढना होगा, लेकिन मटीरियलिस्टिक चीजें आपके सराउंडिंग होंगी. तो टेस्ट ये है कि इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हाउ विल यू मेक बैलेंस बिटवीन द मटीरियलिज्म एंड द स्पिरिचुअलिटी.
कहीं ऐसा ना हो कि इतना सेल्फिश नेचर हो जाए, इतने लालची हो जाए, ठीक है, कि उसके लिए मर्डर करने लग जाए, किडनैपिंग करने लग जाए, इविल प्रैक्टिसेस परफॉर्म करने लग जाए, चोरी करने लग जाए, है ना, किसी को धोखा देने लग जाए, राइट। सो ये सब क्या है, मतलब जितने भी आपके अंदर इमोशंस हैं गॉड ने भेजे हैं, उनमें से आपने यूज क्या किया एक्सेसिवली, व्हाट डिड यू यूज, द नेगेटिव एनर्जी, राइट, दैट मीन्स यू डिस्टर्ब्ड द बैलेंस। जो आप मन के आए थे वो काम तो आपने छोड़ दिया, राइट। तो अब इससे क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो यहाँ पे हमारी एक लाइफ साइकिल है, उन्होंने कहा यस, तो ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसके बाद क्या, अब हम उन्होंने भेज दिया हम जैसे मर्जी रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, because that human being is made of two type of elements, two type of energies, materialism, the materialistic energy, and the spirituality, spiritualistic energy, materialistic and spiritualistic. So we are made of these two type of energies. Human body is materialistic energy, human body is materialistic, and soul is spirituality, spiritual energy. एक बात बताओ, आफ्टर डेथ क्या होता है भाई, इंसान तो वही है ना, दिखता तो वैसा ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि डेथ के तुरंत बाद फेस बदल जाता है ना, कुछ नहीं बदलता ना, वैसा ही दिखता है। हम सब ने अपने बहुत क्लोज लोगों को खोया, दिखते वैसे के वैसे हैं, लेकिन क्या हम उनको साथ रख सकते हैं, क्या कहते हैं हम, ये तो गया, कहाँ गया, दिख तो रहा है तो हमारे सामने, गया क्या, सोल गई, बच क्या गया, बॉडी बच गई, दैट इज मेड ऑफ मटीरियलिस्टिक कंपोनेंट्स, मटीरियलिस्टिक एलिमेंट्स। अब एक बात बताओ, जिस इसमें से इंपॉर्टेंस किसकी होनी चाहिए, सोल की इंपॉर्टेंस ज्यादा होनी चाहिए कि मटीरियलिस्टिक एलिमेंट की इंपॉर्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, बोथ आर इंपॉर्टेंट, बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन इस बैलेंस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेडिकेट कर देते हैं अपनी पूरी लाइफ स्पिरिचुअलिटी के लिए, दैट इज गुड, बट अगर डेडिकेशन स्पिरिचुअलिटी की बजाय मटीरियलिज्म की तरफ अगर ज्यादा चला गया, दैट मीन्स व्हाट, यहां पे करप्शन आ जाएगा नेचर में, कैरेक्टर में, यहाँ पे इविल प्रैक्टिसेस की तरफ उसका फोकस हो जाएगा, और यहाँ जैसे इविल प्रैक्टिसेस में फोकस हुआ वैसे क्या हुआ, दोनों चीजें डिस्टर्ब होंगी, चोरी करते हुए पकड़ेगा तो पिटाई हो जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे, क्रिमिनल बन गए, आप किसी का मर्डर करोगे, हो सकता है किसी दिन आपका मर्डर हो जाए, तो बॉडी को भी नुकसान है ना, और स्पिरिट तो वैसे ही आपकी करप्ट हो गई। तो इधर वी कैन मेक बैलेंस, और अगर किसी एक तरफ टिल्ट होना है तो कहां होना चाहिए, वर्ड स्पिरिचुअलिटी, राइट। बिकॉज एक बात बताओ, आफ्टर डेथ डेड बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है, उस बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसकी थी, उस सोल की वैल्यू थी जो चली गई। किसी को जाते हुए दिखती है, नहीं, कुछ जाता हुआ नजर आता है, नहीं, कुछ नजर नहीं आता ना, लेकिन फिर भी हम कहते ये तो गए, कहाँ गए, कि यहां से तो गए, तो यहां से ही तो गए, आगे कहाँ गए, दैट इज द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आफ्टर डेथ। Then the Vedic spirituality, Vedic philosophy says, after completion of the life cycle in this materialistic world, the soul needs to assimilate in the divine soul.
मतलब जहां से आए थे वहीं पे वापस जाना होता है। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव। फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमंस लाइफ इज टू परफॉर्म द ह्यूमैनिटी इन द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड अल्टीमेटली गो बैक टू द डिवाइन सोल, एसिमिलेट इनटू द डिवाइन सोल। जहां से आए थे वापस उसी में मिल जाना है। दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमंस लाइफ। तो उन्होंने कहा ठीक है तो हम चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे चले जाओगे, ऐसे कैसे चले जाओगे? अब आपकी सोल गई है, अब गॉड बोलेंगे रुक जाओ, वेट फॉर योर, पहले रिपोर्टिंग होगी, पहले रिकॉर्ड चेक होगा। बोलते रिकॉर्ड क्यों चेक होगा? तो कहते जैसा हमने भेजा था अगर उसी फॉर्म में वापस आए हो सो यू कैन एसिमिलेट। अगर जिस फॉर्म में हमने भेजा था उसी फॉर्म में अगर आप वापस आए हो तो आप आ सकते हो, अगर करप्ट होके आए हो तो आप नहीं आ सकते। तो बोले जब कोई भी सोल है उसे नई फॉर्म मिलती है, नई लाइफ मिलती है, तो कैसा होता है वो बच्चा? कैसा होता है? प्योर, राइट? उसके अंदर थॉट प्रोसेस हम इन्फ्यूज करते हैं, सोसाइटी इन्फ्यूज करती है, फिर वो खुद करता है, राइट? दीज आर द लेवल्स। पहले पेरेंट्स, देन फैमिली, देन सोसाइटी एंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। फिर वो खुद इंटेलिजेंट हो जाते हैं, सब मैच्योर। एक एज के बाद सब अपने डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, फिर वो खुद डिसाइड करते हैं, राइट? तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आओ, जियो, आपकी जिंदगी है, लेकिन किसी भी चीज से इतना ज्यादा आप कनेक्ट मत हो जाओ, अटैच मत हो जाओ किसी भी चीज से कि उसको गेन करने के लिए आप गलत पाथ पे चले जाओ। क्योंकि एट द एंड दिस इज द रियलिटी, हु इज बॉर्न he will be die one day. And because of this philosophy, there is an emergence or energy of karma. Definitely, the philosophy of karma तभी तो आया कि फिर क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा we should focus on our karma. Karma means our thoughts and our activities, thoughts and actions both are included in the karma. ऐसा नहीं है कि बुरा सोच रहे हो तो वो आपका कर्मा नहीं होगा, गलत किया थोड़ी है, सोचा ही तो था। So our thoughts are also our karmas, our actions are also our karmas, right? So आए अच्छे फॉर्म में थे, प्योर फॉर्म में थे, और पहुंचे तब कैसे थे? करप्ट फॉर्म में थे। तो जैसे करप्ट फॉर्म नजर आई, गॉड ने कहा वापस तो उन्होंने कहा वापस कहाँ जाएं? बॉडी को तो उन्होंने कर दिया, फाइनल रिचुअल वगैरह सब हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तक आप जो भी कर्मा ऐसे करके आए हैं, अपने आप को करप्ट करके आए हैं, इसको इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, और जो कर्मा आप करके आए हैं उसका जो रिजल्ट होना है, ठीक है, उसको भी तो आप ही को जीना होगा ना। उसके लिए आपको एक और चांस दिया जाएगा। आप वापस जाओ वहीं पे, यहाँ की जरूरत ही नहीं है आपकी, वापस जाओ। दैट मीन्स रीबर्थ, नेक्स्ट बर्थ। फिर कुछ और बना के भेज दिया, फिर भी गलत किया, फिर गए उन्होंने, भगवान ने फिर कहते भाग, फिर आए। तो ह्यूमन लाइफ इतनी इजी थोड़ी है, इतना इजी थोड़ी है, ठीक है, जहां पे हर जगह जगह पे क्या है? डाइवर्जन है ना, कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, डाइवर्जन है, ठीक है। तो ऐसे में बैलेंस बनाना इज वेरी मच डिफिकल्ट। सो जब तक ये सोल प्योर सोल नहीं बनेगी, प्योर सोल दैट मीन्स व्हाट? टू डिटैच हिमसेल्फ और हर सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स, मोह माया को छोड़ दो, सुनते हैं ना? दैट मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स। नाउ कैन यू कनेक्ट
that detachment or the requirement of that detachment from the sacrifice, from the sacrificial practices? कि अगर आप अपनी सबसे कीमती चीज को खुद किसी को डोनेट करने के लिए रेडी हो, that means you are not connecting yourself deeply with these materialistic things. You are ready to sacrifice anything because your internal soul is very strong. Getting this? अब समझ में आया जो वैदिक पीपल थे उनका थॉट प्रोसेस क्या था, उनका लेवल क्या था? From the beginning, from the time period of Vedas, they were scholars, skilled persons. So that Vedic period is known for the development of spirituality, the development of literature. और अगर ध्यान से पढ़ा जाए, इस वैदिक लिटरेचर को पढ़ा जाए, तो जो ह्यूमैनिटी है, ठीक है, बाद में रिलीजन चाहे जैसे सबके अलग अलग हैं और सब में वही बातें हैं, ठीक है, जो कुछ यहाँ पे लिखा है ना वैदिक लिटरेचर में लिखा हुआ है, इट इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन, राइट? तो जब तक आप प्योर फॉर्म में नहीं होगा, क्या होगा? ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, अब परेशानी होते रहोगे यहीं पे। तो यहां आने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू क्लीन योर कर्मास, you need to clean your karmas. And then a question raised here, क्या करना चाहिए? अपने कर्मा को क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए? और जब ये क्वेश्चन आता है ना, यही वो क्वेश्चन है जिसकी वजह से अलग अलग रिलीजन बने, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, राइट? सब में क्या है? हर रिलीजन क्या कहता है कि ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, इनको फॉलो करो एंड इट विल हेल्प यू इन मेकिंग बैलेंस इन दिस वर्ल्ड। सभी यही कहते हैं ना, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, रिस्पेक्ट पेरेंट्स, रिस्पेक्ट गुरु, बी द ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग को उल्टा कर दो तो बीइंग ह्यूमन। सलमान खान को याद मत करना, स्पिरिचुअलिटी चल रही है। गेटिंग दिस? सो ये फिलॉसफी बहुत टफ टॉपिक है, ठीक है? आपको समझ में आया? हाँ, आ गया समझ में? इंटेलिजेंट हो आप? हाँ पूछो। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो उनको बाहर के बाहर से भेज दिया ना, फिर जब नेक्स्ट बर्थ होगा तब यहाँ वापस आके थोड़ी ना गए, वहीं उसी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घूम रहे, वहीं की वहीं से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी इसको। जब तक नया बर्थ ना मिले तब तक वो स्पिरिट क्या होता है उसका, उस स्पिरिट का क्या होगा, उस सोल का क्या होगा? वो सोल क्या होगी? इसी वर्ल्ड में घूमती रहेगी। और इन्हीं को हम नेगेटिव, अब अगर वो सोल पॉजिटिव थी अपनी लाइफ साइकिल में, सी नो वन इज परफेक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सब में होता है, ठीक है? इट डिपेंड्स कि डोमिनेटिंग कौन सा है। व्हाट इज द डोमिनेंट फीचर ऑफ अ सोल? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, राइट? सो जो भी सोल है जिसको नेक्स्ट बर्थ के लिए उसी वर्ल्ड में छोड़ा हुआ है, ठीक है, अगर उनके कर्मास पॉजिटिव ज्यादा थे, नेगेटिव कम है, नेगेटिव भी हैं बट डोमिनेटिंग फीचर इज पॉजिटिव, तो वो एनर्जी चाहे कहीं भी फ्लो करे इस वर्ल्ड में, राइट, वो किसी का नुकसान नहीं करेगी अनटिल अनलेस आप उसे परेशान ना करो। समझ रहे हो? और अगर कोई ऐसी एनर्जी से टकरा गए आप जिसने सारे गलती काम किए, कोई क्रिमिनल वगैरह था, मर गया, ठीक है, अब उसकी सोल, उसको तो आदत ही ऐसी है ना, ठीक है, तो वो तो चलते फिरते किसी को भी परेशान करेगी, चलते फिरते थप्पड़ मार दे, पता भी नहीं चला किसने मारा, ठीक है, और हम कहते हैं भूत है ना, घोस्ट। सो यूनिवर्स में सब कुछ है, सब कुछ है, गॉड का एग्जिस्टेंस है तो
negative energy is also there, right? That means in the Upanishads, various philosophies emerged. That means philosophical aspect of these Vedic literature emerged. वैदिक लिटरेचर के पीछे कि क्यों वैदिक मंत्र, क्यों ऋग्वेद, क्यों सामवेद, क्यों यजुर्वेद, क्यों अथर्ववेद, why ब्राह्मण लिटरेचर, why आरण्यकास, what is the need, what is the objective? तो उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या बना? फिलॉसफी आई, राइट? सी, फिलॉसफी और साइंस में एक चीज कॉमन है, क्वेश्चनेयर, क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? दैट मीन्स एक डाउट क्रिएट होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, देन क्या होता है, उसका सोल्यूशन निकाला जाता है, ठीक है? जब साइंस में सोल्यूशन प्रूव हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? हाँ, कोई एक नई थियरी कह देते हैं हम उसे कि रिसर्च किया था एंड दिस इज प्रूवन नाउ, दिस इज अ थियरी, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन, डिस्कवरी, राइट? बट जो चीज प्रूव नहीं कर पाया ह्यूमन बीइंग, प्रूव करने वाला कौन है? ह्यूमन इटसेल्फ। तो अगर ह्यूमन बीइंग किसी चीज को प्रूव नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज ही गलत है, इसका मतलब ये है कि हमारी कैपेसिटी में अभी वो चीज आई नहीं है कि हम उसे प्रूव कर सकें। गेटिंग दिस? इट मीन्स till now we are not able enough to prove that problem or that issue or any research. तो जो प्रूव हो गया वो साइंस हो गया, जो प्रूव नहीं हो पाया वो क्या हो गया? वो दर्शन हो गया, वो फिलॉसफी हो गई। और फिलॉसफी को समझा जा सकता है, ठीक है, और प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉपर फॉर्मूलाज के साथ, ठीक है, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। इसको प्रूफ किसने किया था? बुद्धा ने प्रूफ किया, द कनेक्शन बिटवीन द सोल एंड द ह्यूमन बीइंग। इसीलिए उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, राइट? तो बुद्धा ने किया, स्वामी महावीर ने किया, ठीक है, तो उसके लिए वैसा बनना पड़ेगा, ठीक है। और अगर खुद से प्रूफ नहीं करना है तो जिन्होंने प्रूफ किया, जिन्होंने अपनी थियरी दी, उनको फॉलो कर लो। गेटिंग दिस? सो नाउ आई होप यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आरण्यकास एंड उपनिषद। उपनिषद्स आर द वैदिक फिलॉसफी। और ऐसा नहीं कि एक ही फिलॉसफी है इन दोनों से कनेक्टेड, लेकिन बहुत सारे फिलोसफर ने अपनी अपनी अलग अलग फिलॉसफी दी, इसी चीज को अलग अलग तरीके से बताया। सो देयर आर वेरियस फिलोसफीज, जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, वी विल नॉट डिस्कस हियर, राइट? अभी जो मैंने पढ़ाया है ये एडवांस लेवल का आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है, क्योंकि टॉपिक चल रहा था तो आई थॉट कि अभी के अभी क्लियर कर लिया जाए। क्लियर? हाउ मेनी उपनिषदास आर देयर? कितने उपनिषद है? वन 8 उपनिषदास आर देयर, राइट? हम इनमें से जो मोस्ट स्पेसिफिक हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे, राइट? सो ये वैदिक लिटरेचर क्लियर हुआ। क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, लाइक वेदास, आरण्यकास, उपनिषद, राइट, एंड ब्राह्मण लिटरेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग is /are the part of Vedic literature? 1 and 2, 1, 2 and 3, 2 and 3, all of the above. तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि वैदिक लिटरेचर में कौन कौन इंक्लूड है? वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यकास एंड उपनिषदास। क्लियर?
समझ आ गया? चलो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, सॉल्व हो जाएगा, भूलोगे नहीं आप, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, चलो तो बताओ, नेम ऑफ द ब्राह्मणास, ब्राह्मण लिटरेचर रिलेटेड विद ऋग्वेदा। कौशिक, कौशिक की और ऐत्री। वेरी गुड। सामवेद, जैमिनी, जैमिनी है। अथर्ववेद, शतपथ एंड तैत्तिरीय, अथर्ववेद गोपद गोपद। एंड यजुर्वेद, and शतपथ एंड तैत्तिरीय। देखो आपको याद हो गया है ना, इजी था। ठीक है, चलो अब मैम एक डाउट है, हाँ पूछो। मैम इन लोगों ने कैसे डिवाइड किया कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा है? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। सी, which karma is good karma and which karma is bad karma, ये कैसे डिसाइड होता है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं, राइट? एक इंडिविजुअल सोल है एंड एक एनवायरमेंट, पूरी सोसाइटी, जिसमें हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स सब शामिल होते हैं। तो दो चीजें हैं, ठीक है। एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें पूरी सोसाइटी एंड हियर द इंडिविजुअल, राइट। अब कुछ कर्म ऐसे होंगे जो इनके अकॉर्डिंग, हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन हो आपका जो इनके अकॉर्डिंग सही ना हो लेकिन आपके अकॉर्डिंग सही हो, ठीक है। कुछ डिसीजन ऐसे होंगे, कुछ कर्म ऐसे होंगे जो आपके अकॉर्डिंग भी अच्छे हैं और इनके अकॉर्डिंग भी अच्छे हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी, it is our responsibility to take care about the others, which includes the family members, parents, and then the society. पहले parents, family members, and then the society. It is important to take care of them, right? But the prior responsibility is to take care ourselves. ठीक है। अब इसके लिए वो क्या कहते हैं, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लो, what is good for you, but your decision, your karma must not create problem for other, must not produce or create pain for other. मतलब आप अगर अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, that is very good. अगर अपना अच्छा करने के लिए आपने किसी का बुरा नहीं किया, थोड़ा थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, दैट इज ओके, प्रायोरिटीज आर डिफरेंट, दैट इज ओके, योर प्रायोरिटीज कैन बी डिफरेंट। पेरेंट्स की प्रायोरिटीज कुछ और हो सकती है, आपकी प्रायोरिटीज कुछ और हो सकती हैं, या सोसाइटी की सोच कुछ और हो सकती है, आपकी सोच कुछ और हो सकती है। उस केस में अगर आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हो और आपके डिसीजन से किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ, किसी को हर्ट नहीं हुआ, किसी का बुरा नहीं किया आपने, तब आपके सारे डिसीजन सही हैं, गुड कर्मा। लेकिन अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान कर देना, वो बैड कर्मा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अर्न किया, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, आपने अर्न किया, ठीक है। कोई आया आपका पैसा चुरा के ले गया, तो उसने क्या किया, उसने अपने फायदे के लिए आपकी मेहनत से जो अर्न किया हुआ था वो चुरा लिया। सो दैट विल बी बैड कर्मा। बट पेरेंट्स ने कमाया, ठीक है, और आपने उसे अपनी स्टडी में लगवाया जबरदस्ती, ठीक है। पेरेंट्स की सोच नहीं थी या सोसाइटी के डर से वो आपको भेज नहीं रहे थे, आपने जिद की, आपको भेजा, आपने जबरदस्ती उनका पैसा लगाया, आप आईएएस बन गए। आपके डिसीजन भले ही उस टाइम पे किसके अकॉर्डिंग थे, आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग थे, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, उस पैसे को बर्बाद नहीं किया, आपने क्या किया, उसको इन्वेस्ट किया खुद में, और आप एक अच्छा इंसान बनकर आए, कुछ और नया बनकर आए, राइट। तो उससे क्या होगा एट द एंड, ठीक है, आप अपनी कंट्री को सर्व करोगे,
लेकिन आपने अपने पेरेंट्स का भी तो मान बढ़ाया ना, उनके रिस्पेक्ट भी तो और ज्यादा इंक्रीज कर दी ना, उनके लिए भी तो कुछ बड़ा किया ना आपने, दैट इज गुड कर्मा। थॉट्स अलग हो सकते हैं, बिलीफ अलग हो सकते हैं, सोच का तरीका, ट्रेडिशन, ये सब कुछ अलग हो सकते हैं, प्रायोरिटीज कैन बी डिफरेंट। अगर आप अपना अच्छा करने के लिए किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, सो योर कर्मास आर गुड। लेकिन आप अपना अच्छा करने के लिए किसी का बुरा कर रहे हो, सो दैट कर्मा विल बी बैड। अगर आपको कोई अच्छा लगता है, ठीक है, आपने उसको प्रपोज किया और उसने कह दी ना, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, इट इज योर चॉइस टू लाइक समवन, बट इट इज हर ही क्यों बोला, हिम भी तो हो सकता है, हिज भी तो हो सकता है, हाँ, दैट मीन्स द सेकंड पर्सन, उसकी चॉइस भी आपसे अलग हो सकती है, राइट। सो ऐसे केस में अगर आप ये सोचो कि मार दो इसको, ठीक है, और क्या किया, एसिड अटैक, ठीक है, शूट कर दिया, किडनैप कर लिया, बहुत सारे क्राइम्स होते हैं सोसाइटी में, दैट मीन्स अपनी खुशी के लिए आपने किसी को नुकसान पहुंचा दिया, सो दैट इज बैड कर्मा। अपना अच्छा करना इज गुड, बट अपने अच्छे करने के लिए किसी का नुकसान करना, किसी के साथ गलत करना, दैट इज बैड कर्मा। क्लियर? चलो, और कोई डाउट, यथार्थ कुछ आ रहा है माइंड में? हाँ, चलो, अभी आप फिर अभी धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ोगे, बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है, चलो। हाँ, कुछ पूछना है? हाँ, पूछो, मुझसे पूछो, पूछो। नहीं, अब क्यों पूछ रहे हो तुम, अभी 3 बार बोले मुझे कुछ नहीं पूछना। हाँ, पूछो। यस। वो सही में अगर ऐसे अगर किया जाता तो जज तो सबसे ज्यादा पापी हो जाते, है ना, क्योंकि वो तो पनिशमेंट्स, वो तो जजमेंट देते हैं ना, 5 years imprisonment, life imprisonment, death, right? See, if you are authorized to give punishment to someone, अगर आपको ऑथराइजेशन है, आप अथॉरिटी हैं, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हर चीज को देखकर जो सही डिसीजन हो वो लो, और सही डिसीजन में अगर किसी को पनिशमेंट भी देनी हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज राइट एक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आपने साइड से अगर बैग वैग ले लिया, ठीक है, और किसी इनोसेंट को क्रिमिनल डिक्लेयर करके उसको पनिश कर दिया, तो वो आपका बैड कर्मा होगा। गेटिंग दिस? हाँ, बोलो। हाँ हाँ, पूछो पूछो, जल्दी पूछो। हाँ। हम्म। क्वेश्चन तो मुझे मिला ही नहीं इसमें। हाँ, आप जो पूछना चाहते हो बेफिक्र होके पूछो। हाँ, तो गलत किया ना फिर आपने, आपका बैड एक्शन होगा। तो प्रेशर की क्या बात है, प्रेशर तो रहेगा ही ना। अगर आप अथॉरिटी हो, इफ यू आर द अथॉरिटी, राइट, और डिसीजन मेकिंग आपके पास है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग आपके पास है,
राइट। और आप चाहे अपनी विल से, राइट, या फिर किसी के प्रेशर से आप गलत एक्शन ले रहे हो, गलत डिसीजन ले रहे हो, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज मतलब रॉन्ग डिसीजन और बैड कर्मा। इसमें ये नहीं है कि मैंने तो जो है उसके प्रेशर में लिया, तो आप ऐसे बात नहीं टाल सकते। बैड कर्मा इज बैड कर्मा, चाहे अपनी इच्छा से लिया हो, किसी के प्रेशर में लिया हो। लेकिन हाँ, एक चीज है, अगर किसी की जान बचाने के लिए, अगर किसी इनोसेंट की जान बचाने के लिए कभी कुछ ऐसा गलत काम करना पड़े, ठीक है, झूठ बोलना पड़े, या ठीक है 2-4 लोगों को झूठ मूठ फंसाना पड़े, ठीक है, तो दैट इज ओके। लेकिन इनोसेंट को बचाने के लिए, क्रिमिनल को बचाने के लिए नहीं। ठीक है, चलो क्लियर। हाँ, आपका जो जीएस पेपर 4 होगा वहां पे आएगा ये। ठीक है, चलो क्लियर। सो वेदास, देन ब्राह्मणास, आरण्यक एंड उपनिषद। चलो ठीक है, ओके। नाउ वी विल डिस्कस ऋग्वेदा, फिर एक साथ नोट्स लिखा दूंगी, ठीक है। Rigveda. So in the Rigveda, how many mantras are there? Huh? In the Rigveda, 10,442 mantras are there. These mantras are composed in 1028 suktas. And these 1028 suktas are composed in 10 mandalas. Clear? 10 mandalas. Okay. There are 10 mandals. Clear? Okay. Now, in these 10 mandalas, the first, 8th and 10th. First, 8th and 10th. These 3 mandalas were added later. These 3 mandalas added later. That means what? ऐसा नहीं है कि एक सीक्वेंस में सारे मंडल बनाए उन्होंने, 1 by 1 नहीं। पहले उन्होंने क्या किया? कंपोज किया, राइट, और फिर उनको सीक्वेंस में बाद में अरेंज किया। सो ये जो है फर्स्ट मंडल, 8th मंडल एंड 10th मंडल, इनको सबसे लास्ट में एडिट किया गया, ठीक है। और फिर इनको कहा गया कि ये फर्स्ट नंबर पे रहेगा, दिस विल बी ऑन द 8th नंबर एंड दिस विल बी ऑन द 10th नंबर। दिस इज द लास्ट एडिशन ऑफ ऋग्वेदा। और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रॉम 10th मंडल, राइट। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज फर्स्ट मंडल, 8th मंडल एंड 10th मंडल वर एडेड लेटर, राइट। लास्ट, सबसे लास्ट में किसका एडिशन हुआ? 10th मंडल was added in the last, right? Okay. Second information is from second mandal to the 7th. From second mandal to the 7th mandal, these mandalas are known as Gotra mandals. Are known as Gotra mandals. These mandalas are known as Gotra mandalas. Okay. In this classroom, offline and online, do you know about your Gotra? Gotra पता है क्या किसी को? हाँ? What is your Gotra? Yes, ma'am. भारद्वाज, ओके। सी, और भारद्वाज जो गोत्र है या कोई भी एक गोत्र है, ऐसा तो है नहीं किसी एक ही कम्युनिटी को मतलब यूज करती हो इसको,
है ना, बहुत सारी कम्युनिटीज यूज करती हैं। सो गोत्र का मतलब क्या होता है, क्यों बने ये गोत्र? हाँ? गोत्र mandalas means these mandalas were composed by a single gotra and its generation. किसी एक ही सेज और ऋषि और उसकी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशंस के थ्रू जो मंडल कंपोज किया गया, दैट मंडल was known on the name of that rishi or that person, that sage. समझ गए? For example, the second mandal was composed by Grihat Samad. आज दिक्कत आ रही है खड़े होने में थोड़ी, बहुत काम बहुत ज्यादा होता है ना, बैक पेन हो रहा है आज, बार बार मैं आज घड़ी देख रही हूँ। Grihat Samad. So the second mandal was composed by sage Grihat Samad and his generations. Right? That's why the second mandal of Rig Veda is known as Grihat Samad Mandal. Right? The third mandal of Rig Veda. कितने मंडल है टोटल? 10 mandals are there. So the second mandal is known as Grihat Samad. The third mandal was composed by Vishwamitra. So the third mandal is dedicated to Vishwamitra. Right? The fourth mandal was dedicated to Vamdev. Right? So the second mandal was Grihat Samad, then Vishwamitra, then Vamdev. The fifth mandal is dedicated to Rishi Atreya. Rishi Atreya. Atreya Rishi. So Atreya Gotra. Right? And his generations. Atreya. Then the sixth mandal of Rig Veda is dedicated to Rishi Bhardwaj. ठीक है? The seventh mandal of Rig Veda is dedicated to Rishi Vashisht. Rishi Vashisht. Right? So, Grihat Samad, Vishwamitra, Vamdev, Atreya, Bhardwaj and Rishi Vashisht. Seventh mandal is dedicated to Rishi Vashisht. Right? Now, the eighth mandal, इसको भी ऋषि और उनके जनरेशंस ने ही कंपोज किया, राइट? लेकिन फिर भी इसको गोत्र मंडल से बाहर रखा गया। एट्थ मंडल को गोत्र मंडल से बाहर कंसीडर किया गया, क्यों? बिकॉज इट हैज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 ऋषिज, राइट? सो एट्थ मंडल was composed by Rishi Angira, and Kanva. Rishi Angira and Kanva. Right? So, 8th mandal of Rig Veda is considered as outside from the Gotra Mandalas. So, कितने गोत्र मंडल हैं? 6 गोत्र मंडल है, फ्रॉम 2nd to 7th, राइट? और जो बाकी के जो मंडल हैं, 1st मंडल, 9th एंड 10th, उनमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, यहाँ पे 2 ऋषि
अंगिरा एंड कर्ण, तो इसको बाहर कंसिडर किया गया। अच्छा, फ्रॉम सेकंड टू सेवेंथ आर द गोत्र मंडलास। सो सेकंड वन डेडिकेटेड टू गृहस्थामद, देन विश्वामित्र, देन वामदेव, अत्रेय, भारद्वाज एंड वशिष्ठ। क्लियर? ओके, फ्रॉम सेवेंथ टू सेकंड वशिष्ठ, भारद्वाज, अत्रेय, वामदेव, विश्वामित्र एंड गृहस्थामद। क्लियर? थर्ड वन विश्वामित्र, फोर्थ वामदेव, सेकंड गृहस्थामद, सेवेंथ वशिष्ठ, फिफ्थ अत्रेय, सिक्स्थ भारद्वाज। ठीक है, याद हो जाएगा? हाँ, एक बार सीक्वेंस में इसको याद कर लो फटाफट। हो गया? चलो, याद हो गया ना? अब बताओ। अच्छा, मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगी एंड आई वांट आंसर फ्रॉम यू, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ। थर्ड मंडल विश्वामित्र। चलो अब विश्वामित्र। ओके, इस बार ऑनलाइन वाले ही बताएंगे, ठीक है? विश्वामित्र। सिक्स्थ बताओ। अत्रेय। सिक्स्थ भारद्वाज। भारद्वाज। ओके, सेवेंथ ऑनलाइन वशिष्ठ। वशिष्ठ। ठीक है, सेकंड गृहस्थामद। ओके, फोर्थ वन मैत्रेय। वामदेव। वामदेव। एंड फिफ्थ वन अत्रेय। अच्छा, चलो बताओ, ब्राह्मण लिटरेचर ऑफ ऋग्वेदा। कौशिष्टि एंड अत्रेय। अत्रेय एंड कौशिकी, वेरी गुड। ओके, अथर्ववेद। मैम गोपथ। गोपथ, वेरी गुड। एंड सामवेद। जैमिनी। जैमिनी है। यजुर्वेद। शतपथ एंड तैत्तिरीय। शतपथ। चलो क्लैप करो एक बार सब अपने अपने लिए। गुड। एंड यू नो that topic, that particular topic, Vedic period, is considered as the one of the most difficult topic of history, right? Like Stone Age, right? After Stone Age, Vedic, ये सबसे टफ कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें फैक्ट इतना ज्यादा है और संस्कृत का यूज, ठीक है, नेम ऑफ ब्राह्मणास आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो फैक्ट्स भी ज्यादा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। तो जनरली बच्चे सोचते हैं कि वैदिक तो पढ़ना ही नहीं है, और अगर आपने क्लास में समझने से पहले अगर आपने बुक पढ़ ली होती, ये सारे नाम आप पढ़ लिए होते, तो आप सोचते वैदिक छोड़ ही दो, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री तो है ही डिफिकल्ट, नहीं मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलो, हो गया ये कंप्लीट, ठीक है ना। अब एक चीज और समझाती हूँ, उसके बाद मैं सिर्फ नोट्स डिक्टेट करूंगी और आप स्पीड में लिखोगे, ठीक है? हाँ, क्यों? आज ही लिखेंगे, चलो। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ वर्शिप। Mode of worship. So tell me, what was the mode of worship of these Vedic people? Mantras.
और मंत्रास के लिए क्या किया जाता था? यज्ञ परफॉर्मेंस, राइट? सो द मोड ऑफ वर्शिप वाज यज्ञ परफॉर्मेंसेस, राइट? अब देखो थोड़ा कलरफुल बनाते हैं इसको। चलो, यज्ञ परफॉर्मेंस के लिए सी this was the fire altar, that means the yajna vedika, the place of अग्नि। ये रेड कलर आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है ऑनलाइन में? यस मैम। ओके, राइट। सो the place of agni, see this is the direction north, this is south, east and west, right? So in the mid ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाता था, ठीक है? फायर ऑल्टर इस तरीके का बनाया जाता था। देन दिस वाज आल्सो द प्लेस ऑफ अग्नि, right, on the eastern side, right? On the western side it was also dedicated for Agni, right? West, east, this is south, north. अच्छा, so ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? ये बीच वाली southwest, right? So in the southwestern direction there was also a place for Agni, right? Half circle, clear? So these four were the places of Agni. अब ये तो बना दिया अग्नि की जगह, ठीक है, डायरेक्शन वाइज। फिर किसी भी यज्ञ परफॉर्मेंस में, ठीक है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन होगा? हु विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन? ओके, प्रीस्ट, राइट? एंड देन द यजमान, यजमान वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, द यजमान, राइट? Now let's discuss about these priests. How many Vedas were there? 4 Vedas. All 4 Vedas were important. सब में अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? ऋग्वेद और सामवेद में क्या है? ऋग्वेद में वैदिक हाइम्स है और सामवेद क्या करता है? म्यूजिकल टोन, राइट? अच्छा, यजुर्वेद के जो प्रीस्ट होंगे वो उनके पास कौन सी स्किल होगी? हाँ, क्या किस फॉर्मूला से ये पूरा बनना चाहिए, किस डायरेक्शन में फेस करके बैठना चाहिए, सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलास ये सब कौन लगाएंगे? यजुर्वेद वाले, ठीक है? अथर्ववेद वाले क्या करेंगे? ये होता है ना कि ये चीजें खाने के लिए रखो, ये प्रसाद में होना चाहिए, इसके बाद ये अग्नि में इसको समर्पित करना है, उसके बाद इसको प्रसाद में बांटना है, ये सारी चीजें कि ये इस तरीके के मंत्र पढ़ेंगे तो जो है जो डिजीजेस हैं वो दूर हो जाएंगी, इविल स्पिरिट्स हैं वो दूर हो जाएंगी। ये सारी नॉलेज किसके पास होगी? अथर्ववेद के पास होगी, अथर्ववेद, राइट? सो किसी भी यज्ञ परफॉर्मेंस के लिए 4 प्रीस्ट होते थे। कितने होते थे? 4 प्रीस्ट, ओके। सो द प्रीस्ट ऑफ ऋग्वेदा, यहां पे लिख देती हूँ, ठीक है? ऋग्वेद, the priest from Rigveda was known as, very good, known as Hotri. The priest of Samved was known as Udgatri. Rigveda was Hotri
सामवेदा, उद्गात्री, ये प्रीस्ट हैं। जो ऋग्वेद के प्रीस्ट थे उनको क्या कहा जाता था? देवर नॉन एज होत्री। द प्रीस्ट ऑफ सामवेदा वर नॉन एज उद्गात्री। द प्रीस्ट ऑफ यजुर्वेद वर नॉन एज अध्वर्यु। अध्वर्यु। And the priest of Atharva Veda were known as Brahman. Or the Brahman priest, supervisor. Right? तो जहां आपने नोट्स कल खत्म किए थे ना, वहां पे सबसे पहले यही बनाओ। मतलब हेडिंग डाल के पूरा लिखना, लिखना हेडिंग डाल के। हाँ, ये हेडिंग बनाओ, मोड ऑफ वर्शिप, यज्ञ परफॉर्मेंसेस, देन ये बनाओ। अभी इसमें और भी जगह फिल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। एक तो होता है नॉर्मल, तो कोई भी पंडित कर देते हैं। आजकल तो 4 की जगह एक ही पंडित जी आते हैं, वही सारे काम कर देते हैं। और कुछ कुछ हवन ऐसे होते हैं जिनमें आप देखोगे 1 से ज्यादा प्रीस्ट होते हैं, ठीक है। उन सबके बैठने की जगह जो होती है, जो स्थान होते हैं, वो भी सब अलग अलग होते हैं। सबके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जो पूरा वैदिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग यज्ञ अगर जब होंगे तो वो इसी तरीके से होते हैं। These are the priest. ऋग्वेदा होत्री, सामवेद उद्गात्री, यजुर्वेद अध्वर्यु एंड अथर्ववेद ब्राह्मण और ब्रह्म। See, UPSC will not ask you to make the structure in the examination, but question किस फॉर्म में आएगा? Suppose question दे दिया, the term Hotri in the Vedic period was related with, अब 4 ऑप्शन दे दिए। अब जिसने ये नहीं पढ़ा, अब वो सोचे होत्री क्या हो सकता है? कोई पक्षी वक्षी का नाम होगा पक्का, कोई बीमारी होगी, कोई इविल स्पिरिट होगी, या किसी गॉड का नाम होगा। ऐसे ऐसे करेंगे, फिर हम लॉजिक लगाते हैं। नाम पढ़ दें, नाम के अकॉर्डिंग लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन हमें तो पूरा स्ट्रक्चर बना के समझाना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कोई भी एक टर्म आ गई, उद्गात्री, अध्वर्यु, होत्री, राइट। चलो ये हो गया, ठीक है। नाउ दैट प्लेस, दिस इज ईस्ट, साउथ ईस्ट। ये जो प्लेस होता है ना, ये जब किसी कोई भी बिल्डिंग के कोई भी स्ट्रक्चर बनता है, घर बनता है, उसमें भी जो साउथ ईस्ट वाला जो कॉर्नर है, दैट इज कंसिडर्ड एज द प्लेस ऑफ अग्नि इन द हाउस, राइट। एंड नॉर्थ ईस्ट, so the corner of the northeast in any house is considered as the place of worship.
नीड्स टू बी क्लीन्ड। सबसे ज्यादा प्योर होना चाहिए किसी भी घर का ये नॉर्थ ईस्ट वाला कॉर्नर। अब आप ये मत मतलब ये मत कहना वास्तु भी पढ़ाने लग गई, ठीक है, ये आ गया था तो बता दिया। साउथ ईस्ट, in that direction, that place was dedicated to the Brahman priest. Brahma priest, that means कौन सा वेद? अथर्ववेद, Brahma priest. And that Brahma priest was responsible for supervising the yajna, supervisor, right? The place with the Brahma priest was dedicated to Yajman, right? Now, that place was dedicated to Yajman's wife. What does it mean? अब आप एनालिसिस करके बताओ मुझे। यजमान मीन्स परफॉर्मर ऑफ द यज्ञ, जो इस यज्ञ को परफॉर्म करना चाह रहा है, जो कर रहा है, ठीक है। And that place is fixed for Yajman's wife. That means what? Only men or male of the society were authorized to perform yajnas. Male dominance or head of the family कौन? मेल। इसी को तो कहते हैं, जहां से अब ये बना हुआ दिख जाए, वहां से ऐसी इंफॉर्मेशन से ही तो पता चलता है सोसाइटी कैसी थी, है ना। हेड ऑफ द फैमिली कौन होते थे? मेल, राइट, ओके। दैट प्लेस नॉर्थ वेस्ट was dedicated to Hotri. And that place, northeast, was dedicated to Advaryu. That means Yajurveda. And Advaryu was considered as the executor of the yajna. Execution इसकी responsibility थी। Execution. एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन, राइट। और इनका काम क्या था? मंत्रास। अब बच गए कौन? उद्गात्री। ऐसे कोई एक स्पेसिफिक प्लेस उनको डेडिकेटेड नहीं है, वो कहीं पे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। उद्गात्री। So that place for Hotri, Advaryu, Brahma, Yajman and the Yajman's wife. फटाफट इसको नोट करो और बाकी के नोट्स कल बनाएंगे। हो गया? स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया? चलो ठीक है, बाकी कल की क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू।